नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, मैं आज लाई हूँ एक और नई किताब जिसके बारे में मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। जी दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक लघु कथा संग्रह जिसका नाम है सत्य का बोध। आप देख सकते हैं ये लघु कथा है और इसके रचिता हैं डॉक्टर दिनेश पाठक शशि जी। मैं आपको इनकी तस्वीर दिखा देती हूँ। छोटी सी तस्वीर इन्होंने अंदर इसमें लगाई हुई है। तो दोस्तों, आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी, सत्य का बोध। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ। पहले एक्सप्रेस पब्लिशिंग तमिलनाडु से प्रकाशित हुई है और इसका मूल्य है 200 रुपये। पृष्ठ 142। पेपर बैक में 2022 में प्रकाशित हुई है। और अब मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। डॉक्टर दिनेश पाठक जी, ये कोई नया नाम नहीं है, जाना पहचाना नाम है, परिचित नाम है, क्योंकि ये एक बहुत ही सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं और वर्षों से पुस्तकें लिखते आ रहे हैं। तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी। मथुरा निवासी हैं, विद्युत इंजीनियर है, इन्होंने की है एमए हिंदी किया है, पीएचडी किया है। कहानी बाल, उपन्यास, व्यंग, लघु कथा, नाटक 31 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। 9 पत्र पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। कहानियां बच्चों के हिंदी पाठ्यक्रम में शामिल हैं। एक बाल कहानी पर शॉर्ट फिल्म बन चुकी है। इनकी कृतियों पर पीएचडी हो चुकी है और भारत सरकार के प्रेमचंद एवं लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के श्रीधर पाठक नामित पुरस्कार एवं अमृतलाल नागर बाल कथा सम्मान भी इन्हें मिल चुका है। 3 दर्जन से अधिक संस्थाओं से पुरस्कृत हैं ये। और ये संरक्षक हैं तुलसी साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मथुरा के। रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त हैं। गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा सलाहकार समिति के लिए ये चयनित हुए हैं 2019 से लेकर 2023 तक। जी, ये इनका परिचय था। और इसके बैक कवर में बता देती हूँ, डॉक्टर सतीश राज पुष्करना जी ने लिखा है कि इस संग्रह की लघु कथाएं पाठक को कुछ सोचने पर अवश्य मजबूर करेंगी। और देखिए, इन्होंने यह पुस्तक समर्पित की है, आप स्वयं देखिए। मैं पढ़ देती हूँ। राधा कृष्ण की जोड़ी के लिए इन्होंने लिखा है, वंदे कृष्णम जगत गुरुम, समर्पित युगल सरकार के श्री चरणों में जिन्होंने विश्व को प्रेम का पाठ पढ़ाया। तो ये समर्पित किया इन्होंने राधा कृष्ण जी को। और अब मैं भूमिका बता देती हूँ। भूमिका इसकी 2 व्यक्तियों ने मिलकर लिखी है और आपको मैं बताऊंगी तो आप भी परिचित होंगे। इन्होंने सबसे पहले तो कांता राय जी हैं। ये प्रशासनिक अधिकारी हिंदी भवन भोपाल और निदेशक हैं लघु कथा शोध केंद्र भोपाल, प्रधान संपादक लघु कथा वृत्त। इन्होंने कहा है इस पुस्तक के बारे में कि एक रचनाकार का जीवन कंटक से गुजर कर निखरता है। डॉक्टर दिनेश इसी निखरे तपे हुए सोने की श्रेणी के साहित्यकार हैं। इनका ज्ञान वैचारिक दृष्टि हिंदी लघु कथा में प्राप्त पारितोषिक के समान है। और इसी तरह अभिमत 2 में लिखा है, डॉक्टर शील कौशिक हैं, हरियाणा साहित्य अकादमी से श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान प्राप्त साहित्यकार, सिरसा निवासी। इन्होंने लिखा है कि शिल्प व शैली की दृष्टि से ये लघु कथाएं सरल, सहज व संप्रेषणीय हैं। लघु कथाकार किसी प्रयोगशीलता में विश्वास नहीं रखते। और स्वयं दिनेश जी का क्या कहना है? इन्होंने कहा है कि मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य की किसी भी विधा में लेखन सायास नहीं किया जा सकता। जब मां सरस्वती की असीम अनुकंपा होती है तभी किसी रचनाकार के हृदय में भावों की हिलोरें उत्पन्न होती हैं और उसकी लेखनी स्वतः ही कागज पर प्रवहमान होने लगती है। हो सकता है मेरा यह विचार कुछ रचनाकारों पर लागू न होता हो, किंतु मैं यह बात अपने लिए पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूँ। अच्छा, इन्होंने आगे एक चीज बड़ी अच्छी लिखी है कि अगर सही कहा जाए तो लघु कथा लेखन का कार्य इतना सहज और सरल भी नहीं है जितना कि कुछ लोग इसे मान लेते हैं। तो ये थे इनके विचार। और अब मैं बता देती हूँ, अब मैं बताती हूँ इस पुस्तक के बारे में, इसकी समीक्षा करती हूँ। इसमें 43 लघु कथाएं शामिल हैं। लगभग प्रत्येक लघु कथा अपने साथ बहने पर मजबूर कर देती है और साथ ही पाठक की ओर चुपके से मन की हथेली पर एक सीख थमाकर बंद करती हुई कहती है कि पाठक इसे हमेशा साथ रखना और याद रखना। जी, इसमें सीख, हर एक में सीख है लेकिन छिपी हुई।
इसमें आम जीवन की बातें, दफ्तरों की घटनाएं मन को झकझोरती हैं, कटघरे में भी खड़ा करती हैं। स्त्री विमर्श है, घर की बातें हैं, संयुक्त परिवार की बातें, दादा दादी पोते की का बंधन बताया है, अनोखा रिश्ता बताया है, और भारतीय समाज की सिर्फ धड़कन ही नहीं बताई, इसमें भारतीय समाज कितनी मजबूती से खड़ा है यह भी बताया है। सकारात्मकता है इनकी लघु कथाओं में, उम्मीद है, हताशा नहीं है, और कुछ अच्छा घटने की आस है। इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और व्यंजना भी है, सांकेतिकता भी है। कुछ एक लघु कथाएं ऐसा लगा कि जैसे मेरे जीवन से ली गई हैं। जी, आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी करीब हैं ये हमारे जीवन के। मैं कुछ लघु कथाओं के नाम पढ़ देती हूँ जो मुझे अच्छी लगी। जीत, तेरे मेरे उसके घर, अभिलाषा, कृतज्ञता, नियति, विवशता, दोषी कौन, मैं उन्हें जानता हूँ, गाली, अंतर्व्यथा, ये बड़ी अच्छी लगी मुझे अंतर्व्यथा, कि स्त्री दोहरी जिम्मेदारी से टूटती है और वह निकालती किस पर है? अपनी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पर। एक तरह से एक दोहरी जिम्मेदारी से इंसान टूटता बहुत है, लेकिन अपनी जो एक भीतर एक टूटन होती है वो किस पर जाहिर करे, ये अंतर्व्यथा में मुझे महसूस हुआ। एक शुभ चिंतना और लक्ष्य कहानी मुझे बहुत बढ़िया लगी, और एक ईमानदारी का दंड, अतीत, सत्य का बोध और कानून, ये सारी कहानियां मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने बताया आपको हाँ, मैं कुछ कमियां जरूर बताना चाहूंगी रचना पाठ करने से पहले। सबसे पहले तो मुझे लगा इसमें प्रूफ की गलतियां बहुत ज्यादा है, और जो इन्वर्टेड कोमास जो लगाते हैं, उद्धरण जिसको बोलते हैं, वो इसमें है ही नहीं, तो पता ही नहीं चलता कि कथोपकथन कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म हुआ। और कई जगह दो शब्द एक साथ मिला दिए गए हैं, और नुक्ता जो लगाते हैं उनका प्रयोग नहीं है, दो पंक्तियों में अंतर बहुत ज्यादा है, लघु कथाएं फैली हुई प्रतीत होती हैं, जबकि मैं जानती हूं कि लघु कथा अपने जो इसका आकार है बिल्कुल सही है, लेकिन क्योंकि इसमें जगह ज्यादा है, फॉन्ट बहुत बड़ा बड़ा है, तो ऐसा लगता है 3 पेज की लघु कथा है, जबकि ऐसा है नहीं। और ये सारी मुझे गलतियां प्रूफ की लगी, और मुझे लगता है कि लेखक की भी जिम्मेदारी है इसमें कि जब वह प्रूफ चेक करता है तो उसको ध्यान देना चाहिए। और बाकी सुगठित लघु कथाएं हैं ये, मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं, आप स्वयं महसूस करेंगे किस तरह की लघु कथाएं हैं। पहली लघु कथा है जीत। वह एक पुरुष है और वह एक स्त्री। स्त्री ने पुरुष को भरपूर नजरों से देखा और पुरुष पर मोहित हो गई। एकांत और उचित अवसर जान उस अनुभवी स्त्री ने पुरुष को आमंत्रित किया, आओ इस जीवन का भरपूर उपभोग करें। प्रकृति ने शायद हम दोनों को इसलिए मिलाया है। नहीं, मैं पहले ही किसी के साथ वचनबद्ध हूं। रूप लावण्य की साम्राज्ञी उस स्त्री की ओर निहारते हुए पुरुष मुस्कुराया। पुरुष का इस उत्तर सुनकर स्त्री ने घोर आश्चर्य के साथ उसे घूरा। पुरुष के इस व्यवहार पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ में चिकोटी काटी, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। फिर क्या कहती है, मुझे अपनी हार स्वीकारते हुए भी आज प्रसन्नता है पुरुष, क्योंकि इसमें भी एक स्त्री की ही जीत हुई है। आज पहली बार एक स्त्री की जीत, तुम्हारी पत्नी की जीत। ये लघु कथा यहीं खत्म होती है। देखिए इतना सुंदर इसमें कहा है कि चारित्रिक बल, उसी का नाम तो पुरुष है। और एक लघु कथा मुझे और भी बहुत अच्छी लगी, मैं पढ़ देती हूँ। लक्ष्य, मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी इसको। देखिए कितनी समसामयिक है, आज के समय को बताती है ये। मेरा छोटा पुत्र अचानक ही मेरे गले में अपनी नन्ही बाहें डालते हुए बोला, पापा, ये इमरान के पापा जैसे अल्लाह अकबर बोलते हैं वैसे ही हमें भी बोलना चाहिए। भोलेपन से पूछा गया उसका गूढ़ प्रश्न सुन मेरे मस्तिष्क में कई देवी देवताओं के नाम उभरे, पर जल्दबाजी में बालक के कोरे कागज सरीखे दिल पर मैं कोई भी ऐसी इबारत नहीं लिखना चाहता था जो आगे चलकर उसे दिग्भ्रमित करे। मैं उसे मकान के आंगन में ले गया और उससे पूछा, बेटे, इस मकान की छत पर जाने के लिए कितने रास्ते हैं, बता सकते हो? उसने अपने ज्ञान के अनुसार चारों कोनों में बने चारों जीने यानी जो सीढ़ियां थी और पास ही कोने में रखी एक बांस की सीढ़ी की ओर देखा, फिर ताली बजाते हुए उछलने लगा। समझ गया पापा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया।
तो दोस्तों, ये नादान मनुष्य कब समझेगा? एक बालक तो समझ गया। और एक लघु कथा है, जो इसकी शीर्षक लघु कथा है सत्य का बोध। मैं पढ़ना चाहूंगी कि कभी कभी आपदा भी मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। लगभग 5 वर्ष पूर्व पत्नी ने यह कहकर मुझे अपने माता पिता से अलग कर दिया था कि अगर तुम्हें इस घर को छोड़कर अन्यत्र रहने का प्रबंध नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैंने पत्नी को सभी प्रकार से बहुत समझाने का प्रयास किया, बुजुर्गों के साथ रहने के फायदे गिनवाए, लेकिन पत्नी अपने निर्णय पर अटल थी। हार कर दुखी मन से मुझे अपने माता पिता को 200 वर्ग गज में बना 2 मंजिला मकान छोड़कर किराए पर एक कमरे के सेट लेकर रहना पड़ा। वैश्विक महामारी कोरोना ने जानवरों के पिंजरे की भांति मनुष्यों को भी अपने अपने घर में कैद रहने पर मजबूर कर दिया था। इस वर्ष की विभीषिका द्वारा हर तरफ मचाई त्राही त्राही से तो हर प्राणी का हृदय मृत्यु भय से अंदर ही अंदर कांप उठा है। महीनों के लॉकडाउन के कारण मैं भी अपने वृद्ध माता पिता के बारे में सोच कर परेशान था कि ऐसे हालात में वे बेचारे किस तरह से प्रबंध कर पा रहे होंगे। मैं चिंता मग्न वृद्ध माता पिता की कुछ सहायता करने के बारे में सोच ही रहा था कि पत्नी ने पास आकर मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। क्या सोच रहे हो विमल? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने पत्नी को अपनी चिंता बताना उचित न समझकर टालने का प्रयास किया। फिर से कोई नाटक रचे, उससे तो अच्छा है कि इससे माता पिता के बारे में कोई बात ही ना करूं, मैंने सोचा। विमल, नाराज ना हो तो मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। पत्नी का ऐसा नम्र स्वर मैंने कभी नहीं सुना था। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और कहा, अब और क्या कहना चाहती हो? गत 5 वर्ष में एक दिन को भी तो मैं उसके व्यवहार की कड़वाहट को अभी तक निकल नहीं पाया था, जब मुझे वह घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। अब और क्या कहना चाहती हो? विमल, मैं अपने उसी पुराने घर में वापस जाना चाहती हूँ, अपने वृद्ध सास ससुर के पास। सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्यों? वहां जाकर अब तुम्हारे सपने पूरे हो जाएंगे या कुछ और नाटक करना शेष है? अभी मेरी कड़वाहट बाहर आ ही गई। नहीं विमल, तुम गलत समझ रहे हो। बनावटी दिखावे के जीवन से अब मेरा मोह भंग हो गया है। प्रतिदिन अनेक जिंदगियों को लीलते जा रहे इस कोरोना ने मुझे जीवन की वास्तविकता का बोध करा ही दिया है। आपको और मुझको थोड़े बुखार और खांसी क्या हुई, पूरे मोहल्ले ने घर की ओर झांकना भी छोड़ दिया। आपके बैंक चले जाने के बाद पूरी कॉलोनी की महिलाओं का जमघट जोड़कर दिन भर में जिनके साथ गप सड़ाका करती थी, उन्होंने भी एक बार आकर नहीं पूछा कि बहन किसी सहायता की जरूरत तो नहीं। और तुम्हारे सपनों का क्या होगा, जिसका पूरा होने में सास ससुर की सेवा बाधक बन जाती है? मैंने व्यंग किया। अरे जीवन रहेगा तो सपने वहां भी पूरे किए जा सकेंगे विमल। भयभीत मुद्रा में एक गहरी सांस लेती हुई पत्नी ने मेरी ओर देखा। और अब मैं अपने वृद्ध सास ससुर की सेवा करते हुए ही जीना चाहती हूँ, किंतु यदि किसी कारण से मैं वृद्ध सास ससुर की सेवा से वंचित रह गई तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसे सत्य का बोध हो चुका था और मैं उसके चेहरे की ओर एकटक देख रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी लघु कथाएं? और आखिरी 5 लाइनों की लघु कथाएं, 6 लाइनों की। कानून। बिना टिकट यात्रा के जुर्म में पकड़े लड़के को 2 घंटे तक जमीन पर बैठाए रखने के बाद आरपीएफ के सिपाही ने उसका कान ऐंठते हुए बेत झाड़ दी। उल्लू के पट्टे, जब देने के लिए जेब में कुछ था ही नहीं तो बिना टिकट यात्रा ही क्यों की थी? देखा आपने, नोच कर खाने के लिए सब तैयार बैठे हैं, जिसके हाथ में पावर आ जाती है। तो दोस्तों, ये जो साहित्य है ना, ये भीतर के इंसानियत को जिंदा रखता है, ये हमारे जमीर को झकझोरता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समीक्षा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ।